नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम देश के बजट के बारे में जानेंगे, जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, जो पिछले 5 सालों से बजट प्रस्तुत करती आ रही हैं। और इस बार का अंतरिम बजट है, जो 6वां बजट है। और इससे पहले मोरारजी देसाई जी ने 10 बार का बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड बनाया है और वे बाद में प्रधानमंत्री भी रहे हैं। दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी दूसरी भारतीय बन चुकी हैं सबसे ज़्यादा बजट प्रस्तुत करने वाली। इस बार का बजट अंतरिम बजट है। आज हम अंतरिम बजट और आम बजट और बजट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वे सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वे टॉपिक क्या हैं, हमारे पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं और बजट हमारे पर क्या इम्पैक्ट डालता है, यह सब कुछ हम देखेंगे। क्या कुछ सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, हम सब पर नज़र डालेंगे। दोस्तों, हम सभी को बजट का इंतज़ार रहता है, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, महिला हो या फिर स्टूडेंट हो। बजट से हमें मेनली पता चलता है कि सरकार आने वाले समय में क्या कुछ करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बजट के बारे में जानते हैं कि बजट क्या होता है, बजट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों देखिए, बजट से सिंपली हम समझते हैं कि हमारे घर में पूरे महीने से पहले एक बायोडाटा बना लिया जाता है। सभी के घर में छोटा सा एस्टीमेट बना लिया जाता है कि पूरे महीने कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, क्या क्या करना है। तो सेम उसी तरह से बजट होता है, ठीक है। तो बजट का हम डेफिनेशन देखते हैं। तो बजट एक विवरण है जिसमें आप आमतौर पर 1 वर्ष की अवधि के लिए राजस्व और व्यय का पूर्वानुमान होता है, ठीक है। तो राजस्व का व्यय व्यय जो भी है, जो भी व्यय करना है, वो सब कुछ पहले ही बता दिया जाता है। सभी पार्टियां पहले ही बता देती हैं, जिसकी भी सरकार होती है, ठीक है। सरकारें उसी तरह से 1 फरवरी को, जैसे कोई ये डेट निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन सरकारें 1 फरवरी को अब 2 3 4 मतलब लगभग कई बार से 1 फरवरी को ही लॉन्च करती जा रही हैं। तो बजट 1 तारीख तक लगभग प्रस्तुत हो जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल से आपका वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है। तो बजट के माध्यम से सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास करती है सरकार, ठीक है। तो दोस्तों देख लिया आपने डिफिनीशन बजट का, कि जिसमें आमतौर पर 1 वर्ष की अवधि के लिए राजस्व और व्यय का पूर्वानुमान होता है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, बजट किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो भारत में बजट मुख्य तौर पर 3 श्रेणियों में आता है, जिसमें संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटा बजट शामिल है। बजट का वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार द्वारा वर्ष भर में अनुमानित खर्च अनुमानित प्राप्तियों के बराबर है या उससे कम है या उससे अधिक है, ठीक है। खर्च योजना या बजट बनाने से आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या आपके पास पर्याप्त पैसे होंगे, ताकि आप अपने कार्य खर्च को प्राथमिकता दे सकें और उसके अनुसार प्राथमिकता दे सकें। बजट कार्य करना जो है आपके मासिक खर्चों को प्रबंधित करने, अप्रत्याशित जीवन कार्यक्रमों की योजना बनाने और बिना कर्ज के हाई टिकट आइटम प्रदान करने के लिए संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग बजट से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, तो उसमें जो आम बजट और अंतरिम बजट, 2 प्रकार के बजट होते हैं, वो हम जानेंगे कि आम बजट क्या होता है, अंतरिम बजट क्या होता है, इसमें अंतर क्या है। आपको अंतर जानने से समझ में आ जाएगा कि आम बजट और अंतरिम बजट होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, अंतरिम बजट जो है उस वर्ष पेश किया जाता है जिस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है, ठीक है। लोकसभा का जैसे इस बार देखिए चुनाव होने वाला है, तो अंतरिम बजट इस बार का पेश किया गया है, क्योंकि यह निश्चित नहीं रहता है कि ये आगे भी यही पार्टी रहेगी या कोई और आएगा। तो ये
डगमगाया रहता है विश्वास कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस वजह से अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है। और नई लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है। ऐसे में अंतरिम बजट यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया जाता है कि वेतन, पेंशन और कल्याण कार्यक्रमों जैसी आवश्यकता जो सेवाएं हैं जो निर्बाध रूप से जारी रह सकें, ठीक है। तो इस वजह से अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो अब आम बजट देखते हैं क्या होता है। यह हर फरवरी को पेश किया जाता है बजट। लोकसभा चुनाव खत्म होने और नई सरकार बनने के बाद आम बजट पेश किया जाता है। तो नई सरकार बनने के बाद जो बजट पेश किया जाता है वो आम बजट है, और अगर चुनाव होने वाला है तो अंतरिम बजट पेश किया जाता है। तो यह प्रमुख अंतर आपके सामने है। फिर देखते हैं हम अंतरिम बजट। यह 2 महीने के लिए वैध होता है। 2 महीने के बाद आवश्यकता होने पर बढ़ाया भी जा सकता है। और जो आम बजट है यह मुख्यतः वित्त वर्ष के लिए पेश किया जाता है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका वित्तीय वर्ष कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट अंतरिम बजट। और क्या कहते हैं इसको, अंतरिम बजट में चल रही योजनाओं के लिए आवश्यक राशि दी जाती है। आम बजट में चल रही योजनाओं के लिए आवश्यक राशि भी दी जाती है और नई योजनाएं भी उसमें शामिल की जाती हैं। यह हुआ अंतर। अगला अंतर देखते हैं हम। अंतरिम बजट जो है, अंतरिम बजट में नीतिगत निर्णय नहीं लिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, नीतिगत निर्णय अंतरिम बजट में नहीं लिए जाते हैं और आम बजट में नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं और नई योजना को लागू भी किया जाता है। तो अंतरिम बजट में नीतिगत निर्णय नहीं लिए जाते हैं और नई योजना को लागू भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मुख्य अंतर हुआ, ये 2 बार हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब इम्पोर्टेंट टर्म्स देखते हैं। आपके एग्जाम में पूछता है कि बजट से रिलेटेड ये पूंजी भुगतान क्या होता है, बजट का आकलन क्या होता है। तो हम अब मेन इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। बजट जो वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसको समझने से पहले हम यह समझ लेंगे तो हमें और आसानी रहेगी बजट को समझने में, ठीक है। तो देखिए, पूंजी भुगतान हम समझते हैं क्या होता है, किसे कहते हैं। किसी तरह की परिसंपत्ति खरीदने के लिए सरकार को जो भी भुगतान देना होता है वो पूंजी भुगतान कहलाता है, ठीक है। किसी भी तरह की परिसंपत्ति खरीदने के लिए सरकार को जो भुगतान देना होता है वो पूंजी भुगतान होता है। पूंजी भुगतान आप समझ गए होंगे। फिर देखते हैं बजट का आकलन, ये क्या क्या होता है। तो आपने देखा होगा बजट पेश होने के दौरान वित्त मंत्री बजट प्रस्ताव रखा जब वे कई तरह के कर और शुल्क के माध्यम से होने वाली आमदनी और योजनाओं व अन्य चीज़ों के खर्चों का लेखा पेश की। इन्हीं सब चीज़ों का मतलब होता है बजट आकलन। जो उन्होंने आमदनी और कई योजनाओं और अन्य चीज़ों के खर्चों का लेखा जोखा वो पेश किया था, उसका मतलब होता है बजट आकलन की कहाँ कहाँ खर्च करना है उन्हें। तो ये होता है बजट आकलन। अब हम देखते हैं जीरो बजट किसे कहते हैं। तो यह भी एक टर्म है, जीरो बजट क्या होता है। तो इस शब्द से तात्पर्य होता है पिछले वित्त वर्ष के खर्चे या बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड यानी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे समझिए कि सरकार ने किसी योजना के लिए मंत्रालय या सांसदों को पैसे दिए, वही मंत्रालय या सांसद उस मिले हुए पैसे का कुछ ही हिस्सा खर्च कर पाए। ऐसे में बचे हुए पैसे को उन्हें दोबारा से आवंटित करना जरूरी नहीं है। यह होता है जीरो बजट। अब देखते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। तो बजट प्रस्तुत करने से पहले सरकारें इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करती हैं जिसमें वो बताती हैं कि क्या क्या होगा, क्या इसमें बजट के बारे में पूरा रिव्यू दिया जाता है। तो इस बार क्या है, इसकी जगह पे इकोनॉमिक सर्वे की जगह ए रिव्यू इन द इंडिया इकोनॉमिक ए रिव्यू नाम से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। देखिए, ये है द इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट के नाम से एक रिव्यू प्रकट किया गया है। तो इसमें क्या होता है, सरकार जो है बताती है
कि उसने क्या क्या अब तक किया है। ठीक है, इसका हिंदी नाम होता है भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा रिपोर्ट। ये हुआ आपका इंडिया एक रिव्यू। ठीक है, तो रिव्यू हो गया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने क्या क्या किया है, क्या क्या हमारे लिए है, इसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब वो हम देखिए दोस्तों, वित्त मंत्रालय की साइट से लिया गया है कि अंतरिम बजट 2024-25 की मुख्य बातें क्या क्या हैं। और अब हम आगे देखते हैं कि क्या हमारे लिए है, किसके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र और सबका प्रयास के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में आज अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया है। तो देखिए दोस्तों, वित्त मंत्री का पूछेगा आपसे कि उनका मंत्र क्या था, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह जो है मंत्र है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी मुख्य बातें क्या क्या हैं। तो मुख्य बातें इस प्रकार हैं, उसको भाग में बांटा गया है, तो भाग का हम लोग देखते हैं। सामाजिक न्याय, तो 4 प्रमुख वर्गों यानी गरीब, महिलाएं, युवा एवं अन्नदाता जैसे किसान को ऊपर उठाने पर प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है। तो गरीब कल्याण देश का कल्याण, ये उनका प्रमुख वाक्य है। तो गरीब कल्याण देश का कल्याण। अब पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर आने में मदद की है। पिछले वर्षों में सरकार ने कार्य किया है गरीबों के लिए, वह बहुत ही सराहनीय रहा है। अब हम देखते हैं पीएम जन धन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण हुआ है। इससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता और 2.3 लाख फेरी वालों को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है। पीएम जनमन योजना के जरिए विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूहों पीवीटीजी के विकास पर जोर। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद हुई है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अन्नदाता कल्याण के तहत क्या क्या हुआ है। तो पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम के तहत 1361 मीडिया मंडियों को एकीकृत किया गया है। इससे 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं प्रदान की गई हैं। अब देखते हैं महिलाओं के लिए नारी शक्ति पर जोर दिया है कि प्रधानमंत्री जी ने। इसमें क्या है, 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए। उच्च शिक्षा में महिलाओं को नामांकन जो है महिलाओं का 28% तक बढ़ा दिया गया है। स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं और महिलाओं का 43% नामांकन जो दुनिया में सबसे अधिक है, यह हुआ है। पीएम आवास के योजना के तहत 70% मकान जो हैं ग्रामीण महिलाओं के नाम पर ही हुए हैं। जो भी पीएम आवास बने हैं, पीएम आवास के द्वारा जो इस योजना से घर बने हैं, वो सभी आपको पता होना चाहिए महिलाओं के नाम पर ही बने हैं। तो देखते हैं पीएम आवास योजना जो है ये ग्रामीण क्या है। कोविड संबंधी चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द ही हासिल किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा। छत पर सौर प्रणाली लगाना, रूफटॉप सोलराइजेशन और निःशुल्क बिजली, ये है। देखिए, छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। हर एक परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपये की बचत होने का अनुमान जो है लगाया गया है। तो इस बार का ये हमें देखने को मिला।
अब देखते हैं आयुष्मान भारत के तहत क्या हुआ है। तो इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का भी शामिल इन्हें भी किया गया है। ठीक है, तो इन सबको शामिल किया गया है आयुष्मान भारत योजना के तहत। फिर देखते हैं कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और रोजगार के 10 लाख अवसरों का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकीकरण योजना से 2.4 लाख स्व सहायता समूहों SHG और 60,000 लोगों को ऋण सुविधा जो है प्राप्त करने में मदद मिली है। तो ये हुआ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण। हम देखते हैं आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और नवाचार। तो 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त पोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप टेक प्रौद्योगिकी को मजबूत देने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। अब देखते हैं हम लोग बुनियादी ढांचा के तहत क्या है। बुनियादी ढांचा के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय के परिव्यय को 11.1% बढ़ाकर 111 करोड़ इतने रुपए आपको जो है किए गए हैं। यह सकल घरेलू उत्पाद GDP का 3.4% होगा। तो देख लीजिए ये बुनियादी ढांचा के तहत करा गया है। अब रेलवे स्टेशन देखते हैं। रेलवे स्टेशन के लिए क्या क्या किया गया है, रेलवे में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो लॉजिस्टिक्स कुशलता को बेहतर और लागत घटाने के लिए PM गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों की पहचान की गई है। वे है क्या है, ऊर्जा खनिज एवं सीमेंट गलियारा, पत्तन संपर्कता गलियारा, अधिक यातायात वाले गलियारा। 40,000 जो है सामान्य रेल डिब्बे को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। यह भी उसके तहत है। अब देखते हैं विमानन क्षेत्र के तहत क्या क्या किया गया है। तो देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 पर हुई दोगुनी। 570 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। देश की विमानन कंपनियों ने 1000 से अधिक नए विमानों के लिए ऑर्डर किया है। हरित ऊर्जा जो है, अब हरित ऊर्जा के क्षेत्र में हम देखते हैं तो वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। परिवहन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे CNG भी कहते हैं और घरेलू परियोजनाओं के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस PNG में कंप्रेस्ड बायोगैस CBG के चरणबद्ध अधिदेशात्मक मिश्रण का इसे जो है अनिवार्य किया गया है। अब हम देखते हैं पर्यटन के क्षेत्र में क्या क्या हुआ है। तो राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने हेतु उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पर्यटन केंद्र को वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियों का वित्त पोषण करने के लिए राज्यों को मैचिंग के आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं निवेश के लिए क्या है। तो वर्ष 2014 से 23 के दौरान FDI का अंतर प्रवाह 596 अरब डॉलर रहा, जो वर्ष 2005 से 14 के दौरान हुए FDI अंतर प्रवाह के मुकाबले क्या है, दोगुना है। अब देखते हैं विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार के लिए क्या हुआ है। तो राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधारों के लिए 50 वर्ष के ब्याज जो है मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव है। अब देखते हैं संशोधित
अनुमान क्या है, जो RE 2023-24 का है। उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान जो है 27.56 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़ रुपए है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान जो है 44.90 लाख करोड़ रुपए है। 30.03 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास दर और इसके औपचारिकरण को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 5.8% है। अब हम लोग देखते हैं बजट अनुमान जो 2024-25 के लिए है, वह क्या है। उधारी से इतर कुल प्राप्तियों और कुल व्यय क्रमशः 30.80 लाख करोड़ रुपए और 47.66 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। नेक्स्ट देखते हैं राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय व्यय मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी। तो वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा GDP का 5.1% रहने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 के दौरान ट्रेडेड सिक्योरिटी के जरिए सकल व शुद्ध बाजार उधारी क्रमशः 14.13 लाख करोड़ रुपए और 11.75 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भाग ख, जो इसके द्वारा है। भाग ख में क्या क्या है, तो प्रत्यक्ष कर। वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव किया है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। पिछले 10 सालों के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह तिगुना, रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी है। सरकार करदाताओं सेवाओं में सुधार लाएगी। वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि से जुड़ी 25,000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा। वित्त वर्ष 2010 से 11 से 2014 से 15 तक की 10,000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा। इससे 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। अब हम लोग देखते हैं सॉवरेन वेल्थ फंड अथवा पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश स्टार्टअप के लिए कर लाभ 31/3/25 तक बढ़ाया गया है। IFSC इकाइयों की कुछ आय पर रियायत को 1 साल में बढ़ाकर 31/3/2024 से 31/3/25 किया गया है। अब हम देखते हैं अप्रत्यक्ष कर में। तो अप्रत्यक्ष कर में क्या हुआ है, वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष करों और आयात शुल्कों की वर्तमान दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव दिया है। GST ने देश में पूरी तरह बिखरी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत कहा है। इस साल जो औसत मासिक सकल GST संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपए हुआ है। GST कर आधार दोगुना हुआ है। राज्यों का राज्य GST राजस्व वृद्धि अनुपात राज्यों को दी गई क्षतिपूर्ति सहित GST से पहले की अवधि 2012-13 से 2015-16 के 0.72 से बढ़कर जो है GST लागू होने के बाद की अवधि 2017-18 से 2022-23 के दौरान 1.22 हो जाएगा। उद्योग जगत के 94% उद्यमियों के अनुसार GST व्यवस्था काफ़ी कुछ सकारात्मक रही है। GST से आपूर्ति श्रृंखला युक्तिसंगत बनी है। GST से व्यापार और उद्योग पर अनुपालन बोझ कम हुआ है, यह उन्होंने बताया है। अब देखते हैं लॉजिस्टिक लागत और करों में कमी से वस्तु और सेवाओं के मूल्य घटने से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा है। पिछले वर्षों के दौरान कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने के प्रयास किए गए हैं। वित्त वर्ष 2013-14 में जहां 2.2 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त थी, वहीं अब
7 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर देनदारी नहीं होगी। खुदरा व्यवसायों के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए किया गया। पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान सीमा को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया गया। वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर दर 30% से घटाकर 22% की गई। विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर दर जो है 15% रखी गई है। अब करदाता सेवाओं की उपलब्धियां क्या क्या है ये देखते हैं हम लोग। कर रिटर्न प्रोसेस जो है करने की औसत समय सीमा 2013-14 के 93 दिन से घटकर 10 दिन रह गई है। बेहतर दक्षता के लिए चेहरा रहित आकलन और अपील की शुरुआत की गई है। रिटर्न दाखिल करने के काम को सरल बनाने के लिए जो नया है 26AS फॉर्म और पहले से भरे गए टैक्स रिटर्न विवरण के साथ इनकम टैक्स रिटर्न को अद्यतन किया गया है। सीमा शुल्क सुधारों से आयातित माल छोड़ने के समय में आई कमी। अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में यह 47% घटकर 71% रह गया, 71 घंटे रह गया है। जो एयर कार्गो परिसरों में यह 28% घटकर 44 घंटे रह गया। समुद्री बंदरगाहों पर 27% घटकर 85 घंटे रह गया है। तो देखिए अर्थव्यवस्था तब और अब हम लोग देखते हैं। वर्ष 2014 में अर्थव्यवस्था में सुधार और प्रशासन प्रणाली को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी थी। तब समय की ज़रूरत थी निवेश आकर्षित करना, बहुप्रतीक्षित सुधारों के लिए समर्थन जुटाना, लोगों में उम्मीद जगाना। सरकार राष्ट्र प्रथम की मजबूत भावना के साथ सफल रही। अब यह देखने का उचित समय है कि 2014 तक हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं। वित्त मंत्री सरकार इस संबंध में सदन के पटल पर एक श्वेत पत्र रखेंगी। तो ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।